हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 83। इससे पहले ऑलरेडी हमने 82 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप पहले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, किस राज्य के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन दे रखा है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटपन्न पक्षी माना जाता है। आप देख सकते हैं ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है, जो सर्वाधिक संकटपन्न पक्षी माना जाता है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर बना है। कौन बना है? लखनऊ, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी ऑप्शन, भोपाल। संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर भोपाल बना है। वहीं उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर के बारे में याद रखनी है। यहाँ पे ये भारत का पहला एआई सिटी बनाया जा रहा है। यहाँ पे लखनऊ में याद रखनी है, भारत का पहला एआई सिटी लखनऊ में बनाया जा रहा है। वहीं बात करें तिरुवनंतपुरम के बारे में तो याद होगा आपको कि दिसंबर 2023 में यहाँ पे 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव मनाया गया था तिरुवनंतपुरम में। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे कच्चा तीवु द्वीप कहाँ स्थित है? सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे कच्चा तीवु द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच, केरल और श्रीलंका के बीच, अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच, या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखनी है, हाल ही में चर्चा में रहे कच्चा तीवु द्वीप तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। याद होगा, कच्चा तीवु द्वीप भारत के इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया गया था। कच्चा तीवु द्वीप भारत श्रीलंका के बीच स्थित पाक जलसंधि में एक निर्जन अपतटीय द्वीप है। अर्थात यहाँ पे सही आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है कच्चा तीवु द्वीप। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत रत्न 2024 से सम्मानित किस व्यक्तित्व के जन्मदिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पे व्यक्ति होना चाहिए था। भारत रत्न 2024 से सम्मानित किस व्यक्ति के जन्मदिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण अडवाणी, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पे ई ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत रत्न 2024 से सम्मानित भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं याद रखना है, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वर्ष 2024 में भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण अडवाणी और चौधरी चरण सिंह को सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। ठीक है, तो इनमें से आप देखेंगे कि चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात यहाँ पे ई ऑप्शन सही है। याद रखनी है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस।
ठीक है, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? ऑप्शन है रेगुर, बांगर, काली कपास वाली मिट्टी, उपर्युक्त में से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। काली मिट्टी के लिए रेगुर और काली कपास वाली मिट्टी शब्दावली का प्रयोग होता है। याद रखना है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी या रेगुर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी को उष्णकटिबंधीय चौर्नेजम व ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी को करेल मिट्टी के नाम से जानी जाती हैं या संज्ञा दी जाती हैं। काली मिट्टी में आप देखेंगे कि जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती हैं तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसी गुण के कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, और बांगर के बारे में तो लोग जानते होंगे, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी की को बांगर मिट्टी कहा जाता है, जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर है डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? ऑप्शन है ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निचला गंगा मैदान, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी ऑप्शन, मध्य गंगा मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। याद रखनी है, गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। याद रख सकते हैं, निचला गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश में फैला हुआ है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखनी है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, याद रख सकते हैं। वहीं बात करें एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल के बारे में, तो गोबी मरुस्थल है, जो कि मंगोलिया और चीन में ये फैला हुआ है। वहीं बात करें दक्षिण एशिया का एकमात्र मरुस्थल के बारे में, तो वो है थार मरुस्थल, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला मरुस्थल भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये सब कुछ आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप पीडीएफ में से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रॉपर दिया जा रहा है। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला सवाल है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? काला सागर, पीला सागर, मृत सागर, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विकल्पों में से सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जहाँ पे देखेंगे कि 240% लवणता देखने को मिलती है। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता वॉन झील में पाई जाती हैं। कौन सा झील? वॉन झील, जो कि तुर्की में स्थित है। यहाँ पे 330% तक लवणता देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरे स्थान पर मृत सागर है और तीसरे स्थान पर ग्रेट सॉल्ट लेक है, जहाँ पर लवणता 220% पाई जाती है। और पूछा जाएगा मृत सागर कहाँ है? ये मृत सागर स्थित कहाँ पे है, जैसे याद रखना है मृत सागर के बारे में। ये जॉर्डन के पूर्व में तथा इजराइल और फिलिस्तीन के पश्चिम में स्थित है मृत सागर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ऑप्शन है स्पेन, ईरान, न्यूजीलैंड, एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, विश्व में केसर का सर्वाधिक उत्पादन ईरान करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ईरान के बाद स्पेन का स्थान आता है, याद रखना है। ईरान पहले नंबर पर है, जबकि स्पेन दूसरे स्थान पर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन है जे विल्सन, ए वेनेगर, डू टोइट, एक सदिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, वेनेगर इसका सही आंसर है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत ए वेनेगर द्वारा विकसित किया गया था। वहीं अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत में महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक बृहद महाद्वीप पैंजिया का निर्माण हुआ। इसके चारों तरफ विस्तृत जलीय भाग को पैंथालासा कहा गया। पैंजिया के मध्य में एक उथला एवं संकीर्ण महासागर तैत्तिस सागर था, ये पता होगा आपको। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है। आगे चलकर फिर देखेंगे कि अतीत में, इतिहास में फिर देखेंगे आगे चल करके कि पैंजिया का विखंडन हुआ और अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के रूप में ये बट गया था आगे चल करके। ठीक है, तो अंगारा लैंड अथवा लॉरेशिया से उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया, यूरोप का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखी गई हैं, खैर कोई बात नहीं, आपको याद रखनी है। अंगारा लैंड से उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया, यूरोप का निर्माण हुआ था, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ था। और महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत ए वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था, आपको याद रखनी है। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत में महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक बृहद महाद्वीप था। ठीक है, जिससे पैंजिया का निर्माण हुआ था। इसके चारों तरफ क्या था? विस्तृत जलीय भाग को क्या कहा गया था? पैंथालासा। ये आपको याद रखनी है मैनुअली रूप से। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है? ऑप्शन है शनि, मंगल, शुक्र, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दिए गए ऑप्शन आप देखेंगे कि शनि ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में ये छठे स्थान पर है। शनि ग्रह के चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। शनि ग्रह का सबसे पहला खोज, ध्यान रखिएगा, शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह टाइटन था। ठीक है, और टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है। और ये जो है ना आपका शनि ग्रह, ये पीला दिखाई देता है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो यहाँ पे पाया जाता है पीली अमोनिया, माफ़ कीजिएगा अमोनिया, पीली अमोनिया नहीं, अमोनिया कण पाए जाते हैं यहाँ पे। इसी परत से ये घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये पीले रंग की दिखाई देती हैं। ठीक है, शनि ग्रह। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सरगैसो सागर एक हिस्सा है। ऑप्शन है दक्षिणी अटलांटिक महासागर का, हिंद महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर का, सदिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सवाल हम पता नहीं कई बार हम ले चुके हैं, पता नहीं क्यों ये सवाल बार बार हमसे यहाँ पे टाइप हो ही जाता है कि सरगैसो सागर एक हिस्सा है किसका। तो हमको लगता है ये क्वेश्चन मेरे से ये तीसरा या चौथा बार ये मेरे से लगता है स्टेट में ये आ चुका है। तो सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा आपको याद रखनी है। इस सागर का नाम समुद्री शैवाल की एक प्रजाति के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं, ये है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और इसी में देखेंगे यहाँ पे स्थित है सरगैसो सागर। ठीक है, तो यह पूछा जाता है कि सरगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित है। इधर देखेंगे नॉर्थ अमेरिका है, इधर आपका अफ्रीका है। तो कहीं भी कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में स्थित है सरगैसो सागर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत पोषणीय विकास का एक मुख्य सिद्धांत है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत पोषणीय विकास का एक मुख्य सिद्धांत है? ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को समझौता करना, या फिर पर्यावरण की रक्षा, या एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी ऑप्शन, पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत पोषणीय विकास का एक मुख्य सिद्धांत है? तो दिए गए ऑप्शन में सही आंसर है सी ऑप्शन, पर्यावरण की रक्षा करना। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, ये तो खैर होगा ही नहीं। और भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता करना, तो उनकी जो भी ज़रूरत है उनसे हम समझौता कर लें, कंप्रोमाइज़ कर लें, तो ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना। देखिए, सतत पोषणीय विकास को लेकर कई तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अगर इस पार्ट को पूरा कवर करना चाहते हैं
तो मेरा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 संसाधन और विकास से संबंधित जो भी हम चैप्टर आने वाला है 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वहाँ से आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सतत पोषण विकास से संबंधित हम वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जरूर उसको देखिएगा, बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। देखिए सतत पोषणीय विकास क्या कहता है, ये एनसीईआरटी बुक का, ये किताब का यहाँ पे क्रॉप किया हुआ ये एक लाइन है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हुए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का क्या अर्थ है, कहता है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और साथ ही साथ वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करें। आप ऐसा विकास करें कि वर्तमान में तो भविष्य तो हो ही विकास, लेकिन आने वाला पीढ़ी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनके साथ कोई मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अवहेलना नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि कोयला का इस्तेमाल ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल बंद कर दें, ऐसा ही इस्तेमाल करें ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचा करके रखें और वर्तमान में भी इस्तेमाल करें। अगर हम बचा करके चलेंगे तो फिर भविष्य के लिए तो फिर हम प्रेजेंट तो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान में भी इसकी इस्तेमाल करनी है, भविष्य की पीढ़ियों को भी के लिए भी बचा करके चलनी है, ठीक है। तो सतत पोषण विकास ये कहता है। चलिए अगला सवाल है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन दे रखा है गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा है मुख्य कारण, ठीक है। अगर सिर्फ कारण पूछता तो फिर एक से अधिक आंसर दे सकते थे, लेकिन पूछा मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, याद रखना है, ध्यान रखिएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। यह सिंचाई जलभराव और मिट्टी में लवणता और क्षारीयता की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। पंजाब में विशेषकर हरित क्रांति के बाद सिंचाई के माध्यम से जलभराव हुआ है, जिससे मिट्टी में लवणता और क्षारीयता बढ़ गई है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश का मैदान, उत्तराखंड, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रांत में हम देखेंगे कि सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। क्यों है ऐसा, देखिए जरा यहाँ पे। सीढ़ीदार खेती या सोपानी खेती पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है जहाँ ढलान वाली भूमि होती है। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ इस प्रकार की खेती प्रचलित है। अन्य विकल्पों में आप देखेंगे तो पंजाब हरियाणा मैदानी क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश के मैदान भी मैदानी है, इसलिए वहाँ सीढ़ीदार खेती नहीं की जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे दिए गए ऑप्शन में सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। और भी किन किन राज्यों में पाई जाती है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। ये एनसीईआरटी बुक का यहाँ पे इमेज है, ये वहीं से क्रॉप करके हम लाए हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर ये इन क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा में, सिक्किम में, और जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा पर्वतीय मिट्टी और वन मिट्टी है, पर्वत और वन वाला मिट्टी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जबकि आप देखेंगे ये वाला जो दिख रहा है आपका ये है काली मिट्टी। तो गुजरात के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है यहाँ पे, और इधर महाराष्ट्र वाला एरिया में देखेंगे तो पूरी तरीके से दिखने को मिल रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखेंगे लाल और पीली मिट्टी, तो ये है आपका लाल और पीली मिट्टी, ये वाला क्षेत्र जो दिख रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर झारखंड जो है, उड़ीसा है ना, और कुछ आप देखेंगे तो यहाँ छत्तीसगढ़ के एरिया में भी आपको लाल और पीली मिट्टी देखने को मिलेगा। इधर वाला एरिया में देखेंगे तो इधर भी आपका त्रिपुरा वगैरह जो मिजोरम है, मणिपुर है, यहाँ पे भी आपको लाल और पीली मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। वही बात है लेटेराइट मिट्टी, आप देखेंगे कि ये जो तटीय क्षेत्र जो होता है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिल सकता है लेटेराइट मिट्टी। बाकी देखिए शुष्क मिट्टी आपको यहाँ पे मिल रहेगा, ये शुष्क मिट्टी वाला क्षेत्र है जो राजस्थान की तरफ दिखने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी मिट्टी किन राज्यों में देखने को मिलेगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है गाजियाबाद, फरीदाबाद, हैदराबाद, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखनी है राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी याद रख सकते हैं सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना हुआ है,
ठीक है। और 100% ऑर्गेनिक क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य कौन बना, तो सिक्किम। और 100% ऑर्गेनिक क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लक्षद्वीप। और राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र कहाँ है, तो ये गाजियाबाद में है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ये ऑप्शन उत्तराखंड। याद रखिएगा भारतीय वन्यजीव संस्थान ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, यहाँ पे निचला होना चाहिए था, निचला गंगा का मैदान किन क्षेत्रों में नहीं फैला हुआ है। सवाल था यहाँ पे, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे है निचला गंगा का मैदान। निचला गंगा का मैदान किन क्षेत्रों में नहीं फैला हुआ है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि हम पहले ही बताए हैं कि गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान आप देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग्य सम्मिलित किया जाता है, जबकि यहाँ पे बात हो रहा है निचला गंगा का मैदान। तो निचला गंगा का मैदान में पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल होगा यहाँ पे, असम भी होगा। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड नहीं होगा, उत्तराखंड इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, उत्तराखंड ये ऊपरी गंगा के मैदान में इसे सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी सब कुछ यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ से आप इसे PDF में जरूर पढ़िएगा। अगला सवाल है बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। सवाल है बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। ऑप्शन है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, नक्ती वन्यजीव अभयारण्य, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए ऑप्शन कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। और क्या क्या जानना है आप लोगों को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। यह बिहार के कैमूर जिला और रोहतास जिला में फैला हुआ है। अभयारण्य का नाम है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। स्थान बिहार के कैमूर और रोहतास जिला। क्षेत्रफल है इसका लगभग देखेंगे तो 1342 वर्ग किलोमीटर। विशेषताएं क्या है इसकी, यह बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। अन्य बातें याद रखनी है कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में भी विकसित करने की योजना है। ठीक है, तो ये हुआ कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, कहाँ स्थित है, किन स्थानों पर फैली है, इसके क्षेत्रफल कितनी, सी विशेषताएँ क्या हैं, है ना। इसके अलावा बिहार में और कौन कौन से अभयारण्य हैं जो जानना जरूरी है, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है। इसे PDF में आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से इसे अच्छे तरीके से जरूर 1-2 बार पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि एक है बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य, जो कि वन्यजीव अभयारण्य है। ये वैशाली जिला में स्थित है। यह स्थापना वर्ष 1997 में है और इसका मात्र 1.96 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, तो ये देखेंगे लगभग 1504.96 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जो कि कैमूर और रोहतास से फैला हुआ है। 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कांवर झील देखेंगे बेगूसराय में है, लगभग 67-68 किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर 67.5 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। फिर है आपका नक्ती बांध पक्षी अभयारण्य, जो कि जमुई जिला में है। यहाँ से पिछला शायद TRA में पूछा गया था सवाल यहाँ से। फिर है पंत वन्यजीव अभयारण्य, जो कि राजगीर और नालंदा जिला में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान, ये तो पटना में है, गए भी होंगे आप लोग शायद अगर बिहार के होंगे तो। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये चंपारण जिला में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से सवाल पूछा गया, जो कि पश्चिम चंपारण में है। इसका एरिया देख सकते हैं लगभग 335.65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और एक ये राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, ये भी वन्यजीव अभयारण्य है, ये राष्ट्रीय उद्यान है और ये वन्यजीव अभयारण्य है, जो ये भी पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। 880 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। और यहाँ से सवाल पूछा जाता है, और ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में, किस जिला में स्थित है। तो ये भागलपुर जिला में स्थित है, जो कि 60 किलोमीटर एरिया वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग कैसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमा याद रखिएगा, गौतम भी याद रखना है, कैमूर के बारे में याद रखना है,
ठीक है। कांवर याद रखिएगा, नकटी याद रखना है, संजय गांधी तो पूछता नहीं जल्दी वैसे, वाल्मीकि याद रखनी है, और एक ये विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य याद रखनी है। ठीक है, तो बहुत ही आसान से यहाँ दिए हुए हैं जो भी हैं, पूरा जहाँ बिहार का जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे अभ्यारण्य है या फिर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ इसका लिस्ट दिया हुआ है। अगर चाहे तो इसे आप लोग पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।